अक्सर ये माना जाता है कि गणित के फॉर्मूले सिर्फ रटने के लिए होते हैं। मतलब स्कूल से लेके बड़ी बड़ी परीक्षाओं तक बस एक ही रिवायत है, नियम याद करो, परीक्षा में लिखो और फिर भूल जाओ। हाँ बिल्कुल। और इसी वजह से असल समझ कहीं पीछे छूट जाती है। सही कहा। तो आज की इस गहरी चर्चा में, इस डीप डाइव में, हम इसी आदत को तोड़ने वाले हैं। हमारे पास एक बहुत ही शानदार स्रोत है, LCM HCF masterclass.pptx। ये सामग्री खास तौर पर एसएससी, रेलवे और आरआरबी परीक्षाओं के लिए डिजाइन की गई है। बिल्कुल। लेकिन हमारा मिशन सिर्फ फॉर्मूले पढ़ना नहीं है। हम ये समझेंगे कि LCM और HCF असल में काम कैसे करते हैं और परीक्षा के दबाव में समय बचाने वाले शॉर्टकट्स का असली लॉजिक क्या है। और यही सबसे जरूरी बात है। हर शॉर्टकट के पीछे एक ठोस कारण होता है। आज हम उसी क्यों को डिकोड करेंगे। प्रैक्टिकल नजरिए से देखते हैं। कल्पना कीजिए कि दो अलग अलग पटरियों पर दो ट्रेनें दौड़ रही हैं। दोनों की गति अलग है। LCM कोई गणितीय हवा नहीं है, बल्कि ये वो पहला स्टेशन है जहां ये दोनों ट्रेनें एक ही समय पर आके मिलेंगी। वाह, ये रेलगाड़ी वाली एनालॉजी एकदम सटीक है। ये विषय की मजबूत नींव रखती है। शुक्रिया। तो चलिए इस दस्तावेज को खंगालना शुरू करते हैं। अब हम स्लाइड 1 पर हैं। इसका शीर्षक है मास्टरिंग LCM एंड HCF कंप्लीट लाइन बाय लाइन ब्रेकडाउन। और इस स्लाइड में विषय को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, कोड डेफिनेशंस एंड मल्टीपल्स। दूसरा, फास्ट कैलकुलेशन मेथड्स, जिसमें डिवीजन और प्राइम फैक्टराइजेशन शामिल है। हाँ, और तीसरा है हाई लेवल एग्जाम फॉर्मूला, जहां रिमाइंडर्स और डिफरेंसेस यानी शेषफल और अंतर वाले सवाल आते हैं। स्लाइड के नीचे पीले बॉक्स में साफ लिखा है कि ये SSC, RRB और रेलवे परीक्षाओं की पूरी PDF कवरेज है। बिल्कुल। तो अब बुनियाद पर चलते हैं। हाँ, अब हम स्लाइड 2 पर है। यहाँ परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषा 1 कहती है कि LCM वह सबसे छोटा गुणज है जो 2 या अधिक संख्याओं में समान होता है। और परिभाषा 2 इसे और स्पष्ट करती है। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम वो मान है जो दी गई दोनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। यहाँ नीचे एक नीले रंग का बॉक्स है जिस पर लिखा है बेस कॉन्सेप्ट। इसमें डिविजिबल बाय पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, और यही वो जगह है जहां से सारा खेल शुरू होता है। जब परीक्षा में कोई लंबा चौड़ा इबारती सवाल आता है तो अक्सर दुविधा होती है कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। बिल्कुल, वो कंफ्यूजन तो होता ही है। तो इस नीले बॉक्स का मतलब यही है कि जैसे ही सवाल में से पूरी तरह विभाजित शब्द दिखें तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि एलसीएम निकालना है। ये एक लक्ष्य है जिसे दी गई संख्याएं प्राप्त करती हैं। बहुत ही स्पष्ट नियम है। तो अब हम स्लाइड 3 पर आते हैं। यहाँ द बेसिक मल्टीपल्स मेथड का उदाहरण है। 36 और 45 का LCM निकाला गया है। इसमें 36 के गुणज लिखे हैं, जैसे 36, 72, 108, 144, 180। हाँ, 45, 90, 135, 180। और दोनों में सबसे पहला कॉमन नंबर 180 है। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो ये तरीका स्कूल के लिए तो ठीक है, पर परीक्षाओं के लिए बहुत धीमा नहीं है। धीमा? ये बहुत ही ज्यादा धीमा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां एक एक सेकंड कीमती होता है, वहां इसका कोई काम नहीं है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। अच्छा, तो फिर तेज तरीका क्या है? अब हम स्लाइड 4 पर हैं जहां मेथड 1 डिवीजन मेथड यानी भाग विधि दी गई है। हाँ, ये स्कूल के तरीके से थोड़ा तेज है। यहाँ 36 और 45 को एक साथ 3 से भाग दिया गया है। तो 12 और 15 मिला, फिर से 3 से भाग देने पर 4 और 5 प्राप्त हुआ। बिल्कुल। और अंत में इन सभी अभाज्य विभाजकों और बची हुई संख्याओं का गुणा कर दिया। 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, जिससे 180 आ गया। अब हम स्लाइड 5 पर हैं। यहाँ इसी भाग विधि को 3 संख्याओं पर लागू किया गया है, 24, 30 और 36। हाँ, इन्हें क्रमशः 2, 2 और 3 से भाग दिया गया, जिससे अंत में 2, 5, 3 बचता है। गुणा करने पर 360 प्राप्त होता है। लेकिन स्लाइड के अंत में एक तीर है जो कह रहा है अदर मेथड टू कैलकुलेट LCM। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे भी तेज कोई तरीका चाहिए होता है? एकदम चाहिए होता है। ये भाग विधि भी बड़े सवालों में बहुत समय खा जाती है। तो अब हम स्लाइड 6 पर आते हैं जहां वो तेज तरीका मौजूद है। मेथड 2 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है।
लाल बॉक्स में एक नोट है कि दी गई संख्या को हमेशा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या की घात या पावर में तोड़ना चाहिए। जैसे 2, 3, 5, 7 के बेस में, है ना? बिल्कुल। और दाईं ओर एक चित्र भी है जिसमें एक नंबर n को 2 की घात a, 3 की घात b और 5 की घात c में तोड़ा गया है। पर रुकिए, यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण नियम भी है। हमेशा मौजूद प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात ही लेनी है। नाम तो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा, तो फिर ये नियम अधिकतम घात लेने को क्यों कह रहा है? ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। अक्सर लोग यहीं फंसते हैं। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक इमारत बनानी है और अभाज्य संख्याएं उसकी ईंटें हैं। अच्छा, ईंटें? हाँ, एलसीएम वो सबसे छोटी इमारत है जिसमें दी गई सभी संख्याओं की पूरी संरचना समाहित होनी चाहिए। अगर एक संख्या के अंदर 2 की घात 3 मौजूद है और हम एलसीएम बनाते समय सिर्फ 2 की घात 2 लेते हैं तो क्या होगा? वो संख्या एलसीएम को काट नहीं पाएगी क्योंकि उसके पास एक 2 कम है। एकदम सही। इसीलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी संख्या एलसीएम को पूरी तरह काट सकें, हमें हर अभाज्य संख्या की अधिकतम घात उठानी पड़ती है। वाह, ये ईंटों वाले उदाहरण से एकदम साफ हो गया। अब हम स्लाइड 7 पर आते हैं। यहाँ 24, 30 और 36 का इसी विधि से उदाहरण दिया गया है। हाँ, 24 को 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 लिखा गया है। 30 को 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 लिखा है। और 36 को 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 के रूप में लिखा गया है। यहाँ पीले रंग के तीर दिखा रहे हैं कि 2 की अधिकतम घात 8 है, 3 की 9 है और 5 की 5 है। बिल्कुल। और इन अधिकतम घातों को गुणा करने पर 360 आ जाता है। ये गणित की किसी सुपर पावर की तरह काम करता है। सही में। अब हम स्लाइड 8 पर हैं। यहाँ 55, 66 और 60 का एलसीएम निकालने का उदाहरण है, जो अंत में 660 आता है। लेकिन नीचे एक शानदार शॉर्टकट दिया गया है। वो शॉर्टकट क्या कहता है? वो कहता है कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट होता है। जैसे 13, 29 और 41 का एलसीएम सीधे 13 गुणा 29 गुणा 41 होगा, जो 15,457 है। ये तो परीक्षा में कितने सेकंड बचा सकता है? हाँ, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो कोई और ट्रिक काम नहीं करेगी, बस सीधे गुणा करना है। अब हम स्लाइड 9 पर आते हैं और ये सच में गेम चेंजर है। इसका नाम है द लॉजिकल मेंटल मैथ शॉर्टकट। यहाँ फिर से 24, 30, 36 को लिया गया है। और देखिए इसमें किया क्या है। शुरुआत में सबसे बड़ी संख्या 36 को ही एलसीएम मान लिया है। फिर 24 को 12 गुणा 2 के रूप में देखा। 36 में 12 पहले से शामिल है, तो बस 2 की जरूरत है, इसलिए 36 को 2 से गुणा किया। बिल्कुल। और 30 को 6 गुणा 5 में देखा। 36 में 6 पहले से है, तो बस 5 की जरूरत है, इसलिए 5 से गुणा किया। नीचे लाल बॉक्स में लिखा है कि 36 में 6 और 12 पहले से मौजूद है, इसलिए उन्हें स्किप कर दिया। परिणाम आया 36 गुणा 5 गुणा 2 बराबर 360। ये तो ऐसा हुआ कि हम बाजार सामान लेने गए हों। बाजार मतलब जो चीजें झोले में पहले से हैं, उन्हें दोबारा नहीं खरीदना है, बस जो लिस्ट में है पर झोले में नहीं है उसे ही डालना है। बहुत खूब। ये एकदम सटीक एनालॉजी है। बड़ी संख्या आपका झोला है और बाकी संख्याएं वो सामान है जो आप चेक कर रहे हैं कि झोले में हैं या नहीं। अब हम स्लाइड 10 पर हैं। वही मेंटल मैथ शॉर्टकट 55, 66, 60 पर लागू किया गया है। बेस 66 लिया गया और 55 में से 11 पहले ही 66 में है, तो बस 5 से गुणा किया। हाँ, और 60 के 5 और 6 पहले ही आ चुके हैं, बस 2 की जरूरत है, तो 2 से गुणा किया, उत्तर 660 आ गया। और स्लाइड के नीचे एक मेजर रूल भी है। सह अभाज्य यानी कोप्राइम संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। अब हम स्लाइड 11 पर आते हैं। यहाँ से परीक्षा के मुश्किल नियम शुरू होते हैं। एग्जाम एप्लीकेशन 1, द सेम रिमाइंडर थ्योरम। ये नियम कहता है कि वह संख्या जिसे ए, बी, सी से भाग देने पर हर स्थिति में आर शेष बचे। और फॉर्मूला है एलसीएम गुणा के जमा आर। अब ये ए, बी, सी तो विभाजक है, आर स्थिर शेषफल है, पर ये के क्या है? ये बहुत कंफ्यूज करता है। हाँ, के असल में एक पूर्णांक गुणक है, जैसे 1, 2, 3। ये इसलिए होता है क्योंकि परीक्षा में सवाल सीधा नहीं होता। वो अक्सर एक शर्त लगा देते हैं कि संख्या 13 का गुणज भी होनी चाहिए। के हमें एलसीएम के अलग अलग गुणजों तक पहुंचने में मदद करता है ताकि वो शर्त पूरी हो सके। अच्छा, तो के एक तरह का एडजस्टमेंट टूल है।
अब हम स्लाइड 12 पे हैं। यहाँ एक सीधा उदाहरण है, वो सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर 2 शेष बचे, स्टेप 1 में एलसीएम निकाला गया जो 48 आया। स्टेप 2 में फॉर्मूला लगाया। जो कि सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, इसलिए k बराबर 1 सेट किया गया और 48 जमा 2 बराबर 50 हो गया। बिल्कुल, के को 1 लेना जरूरी है क्योंकि हमें सबसे पहला गुणज चाहिए था। अब हम स्लाइड 13 पर आते हैं। यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर 2 शेष बचे। हाँ, ये टिपिकल एग्जाम सवाल है। फेज 1 में बेस एलसीएम 840 निकाला गया और फेज 2 में समीकरण बना 840 के जमा 2, जिसे 13 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ फेज 3 आता है, द पॉलिनोमियल ब्रेकडाउन। 840 के को 13 से भाग देकर तोड़ा गया है। हाँ, लिखा है 64 के जमा 8 के बटे 13। एक सेकंड, पॉलिनोमियल ब्रेकडाउन तो बहुत तकनीकी शब्द लग रहा है। क्या बिना इसके काम नहीं चल सकता था? काम तो चल सकता था, पर सोचिए 840 में के की जगह 1, 2, 3 रखकर 13 से भाग देना कितना लंबा हो जाएगा। परीक्षा का सारा समय इसी में निकल जाएगा। अच्छा, तो ये शॉर्टकट कैसे काम करता है? 840 में से जो हिस्सा 13 से पूरी तरह कट जाता है उसे हटा देते हैं। 64 के पूरी तरह 13 से विभाजित होता है, इसलिए अब केवल बचे हुए 8 के जमा 2 को चेक करना है। समझ गए। फेज 4 में के बराबर 3 रखने पर 26 आता है, जो 13 से कट जाता है। अंत में मुख्य फॉर्मूले में के को 3 रखा तो 2, 5, 2, 2 उत्तर आ गया। ये तो बड़े हाथी को चींटी बनाने जैसा है। बिल्कुल, संख्याओं को छोटा करके दिमाग को राहत देने का बेहतरीन तरीका है। अब हम स्लाइड 14 पर है। एग्जाम एप्लीकेशन 2 कॉमन डिफरेंस थ्योरम। इस नियम में अलग-अलग शेषफल आते हैं x, y, z, लेकिन उनका विभाजकों के साथ अंतर समान होता है, जिसे d कहते हैं। और फॉर्मूला है एलसीएम गुणा k माइनस d। और यहाँ एक लाल रंग का बहुत बड़ा चेतावनी बॉक्स है। यह माइनस d है, प्लस नहीं। इस पर इतना जोर क्यों? क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग आदत के अनुसार एलसीएम में कुछ जोड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ हम पूर्ण विभाजन वाले बिंदु से d कदम पीछे हैं, इसलिए हमें एलसीएम में से d को घटाना ही पड़ेगा। बहुत तार्किक बात है। अब हम स्लाइड 15 पर इसका उदाहरण देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 45, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 18, 28 और 38 शेष बचे। स्टेप 1 में d खोजना है। 35 में से 18 गए, 17 बचे। सब में अंतर 17 ही है, तो d हो गया 17। स्टेप 2 में 35, 45, 55 का एलसीएम निकाला, जो 3465 है। और स्टेप 3 में फॉर्मूला लागू किया। 3465 माइनस 17 बराबर 3448। एकदम सही। हमेशा माइनस करना याद रखना है। अब हम स्लाइड 16 पर आते हैं और यहाँ से विषय HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की ओर मुड़ता है। परिभाषा 1 के अनुसार ये 2 या अधिक पूर्णांकों के सबसे बड़े कॉमन फैक्टर खोजने के काम आता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टिकी नोट है। एलसीएम का संबंध मल्टीपल्स या पहाड़ों से है, जबकि HCF का संबंध फैक्टर्स या भाग देने वालों से है। इस अंतर को थोड़ा बारीकी से समझाएंगे? बिल्कुल। एलसीएम वो संख्या है जो भाग होती है और HCF वो संख्या है जो भाग देती है। HCF वो सबसे बड़ा पूर्णांक है जो दी गई दोनों संख्याओं को काट सकता है। अच्छा, मतलब एलसीएम बड़ी मेज है और HCF उसे काटने वाली तलवार। अब हम स्लाइड 17 पर हैं। यहाँ 40 और 64 का उदाहरण है। 40 के सभी विभाजक लिखे गए हैं, जैसे 1, 2, 4, 8 और आगे तक। 64 के भी विभाजक लिखे हैं और दोनों में सबसे बड़ा समान नंबर 8 है। तो नियम यह है कि HCF वो सबसे बड़ी समान संख्या है जो सभी संख्याओं को विभाजित करती है। एकदम सही। अब हम स्लाइड 18 पर हैं, जहां HCF का एक बेहतरीन शॉर्टकट है द को-प्राइम एक्सट्रैक्शन। इसमें 40 को 8 गुणा 5 और 64 को 8 गुणा 8 लिखा गया है। 5 और 8 सह अभाज्य हैं, इसलिए जो बाहर निकाला गया था यानी 8 वही HCF बन गया। उदाहरण 2 में 42 को 6 गुणा 7 और 66 को 6 गुणा 11 लिखा गया है। यहाँ HCF 6 होगा। हाँ, बड़ी संख्याओं को छोटे टुकड़ों में तोड़कर HCF निकालना लंबी भाग विधि से कहीं ज्यादा आसान है। बिल्कुल। अब हम स्लाइड 19 पर आ गए हैं। रैपिड फायर रिवीजन चीट शीट।
यहाँ 4 बॉक्स हैं। बॉक्स 1 एलसीएम के लिए हमेशा अभाज्य गुणनखंडों की मैक्सिमम पावर लेनी है। बॉक्स 2 अभाज्य या सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है। बॉक्स 3 आर शेष बचने पर फॉर्मूला एलसीएम गुणा के जमा आर होगा। और बॉक्स 4 डी अंतर होने पर फॉर्मूला एलसीएम गुणा के माइनस डी होगा। ये स्लाइड परीक्षा से पहले क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। और अब हमारी आखिरी स्लाइड, स्लाइड 20, टेस्ट योर नॉलेज। प्रश्न 1, एलसीएम के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सी पावर ली जाती है? उत्तर बी मैक्सिमम पावर। प्रश्न 2, 13, 29, 41 जैसी 3 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका डैश होता है। उत्तर बी गुणनफल यानी प्रोडक्ट। प्रश्न 3, यदि अलग अलग शेषफल आएं लेकिन उनका अंतर डी समान हो तो फॉर्मूले का प्रारूप क्या है? उत्तर बी एलसीएम माइनस डी। तो ये था हमारा पूरा प्रेजेंटेशन। अब अगर हम पूरे विषय का सार